नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 5 राज्यों में चुनावी रैलियों को लेकर ये फैसला लिया गया है। रैलियों, रोड शो और सभाओं पर आगे भी जारी रहेगी रोक। पहले 15 जनवरी तक लगाई थी चुनाव आयोग ने रोक, अब 22 जनवरी तक रैलियों पर लगी रहेगी रोक। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि आयोग ने छोटी सभाओं को लेकर हरी झंडी दी है। हॉल में 300 लोगों के साथ हो सकती है छोटी सभाएं। छोटी सभाएं करने के लिए चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। 5 राज्यों में चुनावी रैलियों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। रैलियों, रोड शो और सभाओं पर आगे भी रोक जारी रहेगी। पहले 15 जनवरी तक लगाई थी चुनाव आयोग ने रोक, अब 22 जनवरी तक रैलियों पर लगी रहेगी रोक। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि आयोग ने छोटी सभाओं को लेकर हरी झंडी दी है। हॉल में 300 लोगों के साथ हो सकती है छोटी सभाएं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान में बनेंगे 12 हेलीपैड। एक्सप्रेसवे से 12.5 घंटे में तय होगा दिल्ली मुंबई का सफर। सिर्फ 2 घंटे में तय होगा दिल्ली से जयपुर का सफर। मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कार्यों के लिए रास्ते में बनेंगे 12 हेलीपैड। 12 हेलीपैड में 4 दौसा में, 6 सवाई माधोपुर में, 2 कोटा में बनेंगे। पिछले दिनों विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी ये घोषणा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये घोषणा की गई और इसी के साथ ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया। तो आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान में बनेंगे 12 हेलीपैड। एक्सप्रेसवे से 12.5 घंटे में तय होगा दिल्ली मुंबई का सफर। सिर्फ 2 घंटे में तय होगा दिल्ली से जयपुर का सफर। मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कार्यों के लिए रास्ते में बनेंगे 12 हेलीपैड। 12 हेलीपैड में से 4 दौसा में बनेंगे, 6 सवाई माधोपुर में बनेंगे और 2 कोटा में बनेंगे। पिछले दिनों विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये घोषणा की थी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR 2021 में खुलासा किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण खुलासा किया गया है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र 16,655 वर्ग किलोमीटर। पिछले 2 वर्ष में राज्य का वन क्षेत्र सिर्फ 25 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। राजस्थान का मौजूदा भौगोलिक क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 16,655 वर्ग किलोमीटर के साथ 4.87% वन क्षेत्र है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये खबर, क्योंकि एक बड़ा खुलासा किया गया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो 2021 से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र 16,655 वर्ग किलोमीटर है। पिछले 2 वर्ष में राज्य का वन क्षेत्र सिर्फ 25 वर्ग किलोमीटर ही बढ़ा है। राजस्थान का मौजूदा भौगोलिक क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें राजस्थान के, तो मौजूदा भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 16,655 वर्ग किलोमीटर के साथ 4.87% ही वन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। बेहद महत्वपूर्ण खुलासा उनकी ओर से किया गया है। आपको बता दें कि 50 पिछड़ी जातियों के नेता हर विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त किए गए हैं। 403 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग के नेताओं की नियुक्ति की गई है। युद्ध स्तर पर सक्रिय है ओबीसी मोर्चा प्रभारी दया शंकर सिंह। इस्तीफा देने वाले भाजपा को बता रहे हैं पिछड़ा वर्ग विरोधी की छवि से मुक्त होना चाहती है भाजपा। लगातार हमने देखा कि बीजेपी में पतझड़ का मौसम नजर आया, क्योंकि एक के बाद कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और साथ ही कई विधायकों ने भी इस्तीफा दिया। अब ऐसे में जो सभी की भाषा थी लगभग एक ही सी थी। सभी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के हितों का हनन हुआ है, इसीलिए वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। पर अब ऐसे में उत्तर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है कि 50 पिछड़ी जातियों के नेता हर विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त किए गए हैं। 403 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग के नेताओं की नियुक्ति की गई है। युद्ध स्तर पर सक्रिय है ओबीसी मोर्चा प्रभारी दया शंकर सिंह। इस्तीफा देने वाले भाजपा को बता रहे हैं पिछड़ा वर्ग विरोधी की छवि से मुक्त होना चाहती है भाजपा और इसी वजह से अलग अलग नेताओं को नियुक्ति के लिए की गई है। नेताओं की नियुक्ति और साथ ही बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि अचानक पॉलिटिकल पॉट बॉयलर बना है सहारनपुर।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्टी बदलने वाले नेता सहारनपुर जिले में सबसे ज्यादा है। शुक्रवार को भाजपा छोड़कर सपा में गए मंत्री धर्म सिंह सैनी 3 दिन पहले इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए। सैनी ने 2 बार मसूद को हराया। अब दोनों एक पार्टी में हैं। सहारनपुर जिले में मची हुई है सबसे ज्यादा उथल पुथल। जिस तरीके से वहां पर एक के बाद दल बदल का खेल नजर आया तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि सहारनपुर अचानक से पॉलिटिकल पॉट बॉयलर बन गया है। पार्टी बदलने वाले नेता सहारनपुर जिले में सबसे ज्यादा हैं। शुक्रवार को भाजपा छोड़कर सपा में गए मंत्री धर्म सिंह सैनी और 3 दिन पहले इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हो गए। सैनी ने 2 बार मसूद को हराया। अब दोनों एक ही पार्टी में हैं। सहारनपुर जिले में मची हुई है सबसे ज्यादा उथल पुथल। अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये लगातार उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका चुनाव लड़ेगी या नहीं, इसके कोई संकेत नहीं है, लेकिन लखीमपुर खीरी सीट को लेकर हो रहा है विचार। लखीमपुर खीरी से उम्मीदवार बन सकती है प्रियंका गांधी। कांग्रेस में चल रहा है प्रियंका को उम्मीदवार बनाने पर विचार। लखीमपुर खीरी जिले की किसी सीट से बन सकती है उम्मीदवार। लगातार ये सवाल उठ भी रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एक्टिव नजर आई, तो अब ऐसे में क्या वो खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में प्रियंका चुनाव लड़ेगी या नहीं, इसके कोई संकेत नहीं है। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है कि लखीमपुर खीरी सीट को लेकर विचार किया जा रहा है। उम्मीदवार यहाँ से वो बन सकती है। कांग्रेस में प्रियंका को उम्मीदवार बनाने पर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी जिले की किसी सीट से बन सकती है वो उम्मीदवार। द हिंदू में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इंटरव्यू। उन्होंने इस इंटरव्यू के जरिए कहा है कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर की एकमात्र विपक्षी पार्टी है कांग्रेस। हर विपक्षी पार्टी का एक निश्चित क्षेत्र में दिखता है असर, सिर्फ कांग्रेस की अखिल भारतीय स्तर पर मौजूदगी है। चौंकाने वाले होंगे 10 मार्च को आने वाले चुनाव के नतीजे। समय के साथ मतदाताओं में लगातार बढ़ रही है जागरूकता। बड़ा बयान कमलनाथ की ओर से दिया गया है और साथ ही ये बयान उन्होंने दिया है द हिंदू में दिए गए इंटरव्यू के जरिए। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में अगर राष्ट्रीय स्तर की एकमात्र विपक्षी पार्टी है वो है कांग्रेस। हर विपक्षी पार्टी का एक निश्चित क्षेत्र है और उसी क्षेत्र में उसका असर भी दिखता है। सिर्फ कांग्रेस की अखिल भारतीय स्तर पर मौजूदगी है और चौंकाने वाले परिणाम 10 मार्च को आएंगे जब चुनाव के नतीजे आएंगे और समय के साथ मतदाताओं में जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि सामने आए राजनीतिक खिलाड़ियों के नाम। भाजपा ने जारी किए 107 उम्मीदवारों की सूची। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है और साथ ही योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के भी नाम का ऐलान किया गया है। गोरखपुर शहर से चुनावी मैदान में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ और सिराथू से भाजपा प्रत्याशी होंगे केशव प्रसाद मौर्य। आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य। श्रीकांत शर्मा को मथुरा से मिला भाजपा का टिकट। सरधना से भाजपा प्रत्याशी होंगे भाजपा नेता संगीत सोम। लगातार ये इंतजार भी किया जा रहा था कि कब बीजेपी अपने खिलाड़ियों के नाम लेकर आएगी, राजनीतिक खिलाड़ियों के नाम सामने लेकर आएगी, कब वो लिस्ट जारी करेगी। तो अब ऐसे में भाजपा ने जारी की है 107 उम्मीदवारों की सूची। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है और साथ ही योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। गोरखपुर शहर से चुनावी मैदान में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ। हालांकि इससे पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से मैदान में उतार सकती है, पर अब ऐसे में यहाँ पर चौंकाने वाला फैसला लिया गया कि गोरखपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं सिराथू से भाजपा प्रत्याशी होंगे केशव प्रसाद मौर्य। आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य। श्रीकांत शर्मा को मथुरा से मिला है भाजपा का टिकट। सरधना से भाजपा प्रत्याशी होंगे भाजपा नेता संगीत सोम। तो वहीं राजनीतिक खिलाड़ियों के कुछ और बेहद महत्वपूर्ण नाम भी सामने आए हैं, क्योंकि जैसे ही आज भाजपा ने जारी की 107 उम्मीदवारों की सूची, तो पहली सूची में 20 विधायकों के टिकट कटे हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल का भी टिकट कटा है। 10 महिलाओं को बनाया भाजपा ने उम्मीदवार। अगर इन 10 महिलाओं की हम बात करें 107 नामों में से, तो 4 SC से हैं, 3 OBC से हैं,
2 ठाकुर और 1 ब्राह्मण हैं, तो वहीं 2 जाट और 1 माली महिला नेता को टिकट दिया गया है। इस प्रकार जातिगत समीकरण का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। यानी कि जिस तरीके से मंथन लगातार जारी था, लंबा विचार विमर्श भी किया गया था नामों को लेकर के, और उसके बाद सूची जारी कर दी गई है आज 107 उम्मीदवारों की। पहली सूची में 20 विधायकों के टिकट कटे हैं। हालांकि बीजेपी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि जिनके खिलाफ विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है, उनके टिकट कट सकते हैं, और 20 विधायकों के टिकट कटे हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल का भी टिकट कटा है। तो वहीं 10 महिलाओं को बनाया भाजपा ने उम्मीदवार। 4 एससी, 3 ओबीसी, 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 2 जाट और 1 माली महिला नेता को टिकट दिया गया है। इस प्रकार जातिगत समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नाम जारी किए गए हैं उम्मीदवारों के, तो उसमें जातिगत समीकरण का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। तो वहीं अगर उम्मीदवारों की सूची की हम बात करें तो इस 107 नाम में से 43 ओबीसी, 20 ठाकुर, 20 एससी और 9 बनियों को टिकट मिले हैं। 11 ब्राह्मण हैं और 4 पंजाबी नेताओं को टिकट मिला है। कैराना से मृगांका सिंह को बनाया गया है उम्मीदवार। तो खिलाड़ियों के नाम जारी कर दिए गए हैं। राजनीतिक खिलाड़ियों के नाम ये हैं, और भाजपा ने आज 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। और अगर हम इन उम्मीदवारों को देखें ध्यान से, तो हमें ये साफ फर्क पता चलेगा कि कितना ज़्यादा सोशल इंजीनियरिंग का असर है, राजनीति में जातिगत समीकरण का कितना महत्व है, वो भी आप समझ पाएंगे। 43 ओबीसी नाम है, 20 ठाकुर हैं, 20 एससी हैं और 9 बनियों को टिकट मिला है। तो वहीं 11 ब्राह्मण और 4 पंजाबी नेताओं को भी टिकट मिला है। कैराना से मृगांका सिंह को बनाया गया है उम्मीदवार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब कांग्रेस ने जारी की है अपनी पहली लिस्ट। कांग्रेस ने की है 86 प्रत्याशियों की घोषणा। 4 मौजूदा विधायकों का कटा है टिकट। लिस्ट में दिखाई दिया नवजोत सिंह सिद्धू का दबदबा। सीएम चन्नी के भाई को नहीं मिला कांग्रेस का टिकट। हालांकि सिद्धू विरोधी राणा गुरजीत टिकट पाने में कामयाब रहे। कैप्टन के कुछ करीबी नेताओं के भी नाम दिखे सूची में। मोगा सीट से सोनू सूद की बहन मालविका सूद को टिकट मिला है। चुनावी बिगुल बज चुका है। अब ऐसे में अब उम्मीदवारों के नाम भी धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टी से कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। तो वहीं पंजाब कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 86 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 4 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा है। लिस्ट में दिखाई दिया है नवजोत सिंह सिद्धू का दबदबा। सीएम चन्नी के भाई को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला है। हालांकि सिद्धू विरोधी राणा गुरजीत टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। कैप्टन के कुछ करीबी नेताओं के भी नाम दिखे हैं इस सूची में। मोगा सीट से सोनू सूद की बहन मालविका सूद को टिकट मिला है। तो पंजाब कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने 86 प्रत्याशियों की घोषणा की है। 4 मौजूदा विधायकों का इस लिस्ट में टिकट कटा है। तो वहीं मोगा सीट से सोनू सूद की बहन मालविका सूद को टिकट मिला है। नाराज मोगा से कांग्रेस विधायक ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। भाजपा में शामिल हुए हैं विधायक हरजोत कमल। अब मोगा से हरजोत कमल को टिकट दे सकती है बीजेपी। नाराजगी उनकी सामने आई और उसके बाद बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो अब ऐसे में सोनू सूद एक जाना माना चेहरा और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ, क्योंकि कोरोना काल के दौरान बेहतरीन काम उनकी ओर से किया गया। तो अब ऐसे में उनकी बहन मालविका सूद को मोगा से टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो वही मोगा से जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। भाजपा में वो शामिल हो गए हैं विधायक हरजोत कमल। अब मोगा से हरजोत कमल को टिकट दे सकती है बीजेपी। तो ये सीट अपने आप में बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि एक और तो सोनू सूद की बहन चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक हरजोत कमल बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी की तरफ से इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सपा उम्मीदवार नाहिद हसन ने सरेंडर किया है। कैराना कोर्ट में नाहिद हसन ने सरेंडर किया है। नाहिद को कोर्ट ने भेजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। सपा के टिकट पर कैराना से उम्मीदवार है नाहिद हसन। नाहिद हसन पर दर्ज है कई आपराधिक केस। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था नाहिद हसन। तो आपको बता दें कि सपा उम्मीदवार नाहिद हसन ने सरेंडर कर दिया है। कैराना कोर्ट में नाहिद हसन ने सरेंडर किया है। नाहिद को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सपा के टिकट पर कैराना से उम्मीदवार है
नाहिद हसन पर दर्ज है कई आपराधिक केस। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था नाहिद हसन। अब आपको बता दें, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर फैसला लिया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह अब 23 जनवरी से होगा शुरू। हर साल 23 जनवरी से शुरू होगा समारोह। इससे पहले हर साल 24 जनवरी से शुरू होता था समारोह। अब सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी किया गया है इसमें शामिल। तो बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। और ये फैसला ये कि गणतंत्र दिवस समारोह को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये समारोह 23 जनवरी से शुरू होगा। अब आगामी सालों में भी हर साल 23 जनवरी से शुरू होगा ये समारोह। इससे पहले 24 जनवरी से समारोह शुरू होता था। तो वहीं आपको बता दें कि नहीं होगा अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच गठबंधन। आज चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह खुलासा किया है और कहा है कि मैंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोकना मकसद। 6 महीने से बातचीत चल रही थी, लेकिन अखिलेश दलितों का साथ नहीं चाहते। गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते हैं। अखिलेश ने बहुजन समाज का अपमान किया है। अखिलेश के साथ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। अखिलेश यादव का व्यवहार बीजेपी जैसा है। एक और तो जहां बीजेपी के नेता ये बोलकर सपा का दामन थाम रहे हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है, तो वहीं अब चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोकना मकसद नहीं है। तो वहीं उनकी पार्टी दलित विरोधी है। सेना दिवस पर थल सेना प्रमुख की खरी जनरल MM नरवणे का चीन को 2 टूक संदेश। सेना प्रमुख नरवणे ने कहा, हमारे धैर्य की परीक्षा न ले, क्योंकि भारत का धैर्य आत्मविश्वास का प्रतीक है। कई इलाकों में चीन की सेना के साथ डिसएंगेजमेंट हो चुका है, जो एक सकारात्मक कदम है, लेकिन किसी भी कीमत पर चीन को एक तरफा यथास्थिति नहीं बदलने दी जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण बयान उनकी ओर से दिया गया और साफ तौर पर चीन को खरी उन्होंने सुनाई है। इंडियन आर्मी डे पर सैनिकों को तोहफा। सेना दिवस पर लॉन्च की गई नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। सेना दिवस पर पहली बार दुनिया को दिखाई नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। दिल्ली के कैंट में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो ने नई यूनिफॉर्म के साथ किया मार्च पास्ट। युद्ध मैदान और फील्ड पोस्टिंग में अब सैनिक दिखेंगे इसी नई यूनिफॉर्म में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से किया तैयार नई यूनिफॉर्म का फैब्रिक पहली वर्दी से लाइट होते हुए भी ज्यादा मजबूत। सेना का दावा कि इस वर्दी में सैनिक ज्यादा आराम से सांस ले सकेंगे। सैनिकों को इस जैकेट के नीचे गोल गले की कॉम्बैट टी-शर्ट भी पहननी होगी। तो तोहफा मिला है सैनिकों को आर्मी डे के इस खास मौके पर। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। प्रशासन ने लॉकडाउन के अलावा कई और प्रतिबंध लगाना शुरू किए हैं। अस्पतालों में OPD सेवाओं को भी बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सभी कोविड अस्पतालों को फिर से किया गया है शुरू। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके अटेंडेंट के लिए रैपिड टेस्ट अनिवार्य रहेगा। स्कूल कॉलेज में ऑफलाइन क्लास के साथ सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर मुख्य सचिव ने नई पाबंदियों के साथ जारी किए हैं नए निर्देश। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2456 नए मामले सामने आए हैं। तो जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस बुलेटिन